नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं बीजेपी अध्यक्ष के दौरे की खबर के साथ। बीजेपी अध्यक्ष ने प्रबुद्धजनों के सम्मेलन में हिस्सा लिया है। सम्मेलन में शामिल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हुए। ऑडिटोरियम में सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। नड्डा ने आपको बता दें कि प्रबुद्धजनों के सम्मेलन में पार्टी की नीतियों पर बातचीत की। ऑडिटोरियम में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम पदाधिकारी शामिल रहे। सम्मेलन में आपको बता दें कि पार्टी की नीतियों पर चर्चा की गई है। जेपी नड्डा 4 दिन के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और उत्तराखंड के दौरे के साथ उन्होंने 120 दिन की देशव्यापी दौरे की शुरुआत कर दी है। 2022 को देखते हुए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुबह सबसे पहले मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ और वरिष्ठ नेताओं के साथ जेपी नड्डा की बैठक हुई बीजापुर गेस्ट हाउस पर, और उसके बाद इस सम्मेलन जो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी की नीतियां आगे किस तरीके से काम करेंगी, क्या एजेंडा रहेगा, लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना है, इसको लेकर पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई जेपी नड्डा की तरफ से। संगठन को मजबूत बनाने पर जोर बीजेपी का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका ये पहला दौरा। इससे पहले 2017 में जब आए थे जेपी नड्डा, 108 तोपों की सलामी दी गई थी। चुनावी प्रभारी क्योंकि उस वक्त रहे थे और प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की थी, तो जाहिर तौर पर जीत का सहरा बीजेपी नड्डा के सिर माथे पे बंधा था। अब एक बार फिर बीजेपी को और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जेपी नड्डा पर है और कहीं ना कहीं वो अमित शाह के कदमों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले वो बंगाल में थे और अब उत्तराखंड का ये दौरा 2022 के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं में कैसे जोश और उत्साह भरे, बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से समझती है और इसीलिए बूथ स्तर की बैठक तक आयोजित की जाएंगी। इस 4 दिन के दौरे में खुद जेपी नड्डा 1-to-1 कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि कार्यकर्ताओं के लिए भी वो कितने अप्रोचेबल हैं, यानी आप अपनी बात सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा सकते हैं। जेपी नड्डा के देहरादून दौरे के पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने नड्डा की बैठकों की जानकारी दी। प्रेस ब्रीफिंग में प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र हसीन भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने पार्टी के पदाधिकारियों, सांसदों, मंत्रियों का मार्गदर्शन किया है। तो आपको बता दें कि आज 2 बैठकें थी और इसी बैठक को लेकर ब्रीफिंग प्रेस के लिए दी गई थी, जिसमें बताया गया कि किस तरह से तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों और नेता पदाधिकारियों का मार्गदर्शन जेपी नड्डा ने किया है। कैसे काम करना है और पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, इस कार्यक्रम में हम सबका उन्होंने मार्गदर्शन किया। और हमारे जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, मिनिस्टर हैं, वो कैसे जनता के बीच में काम करें। हमारी केंद्र की सरकार है, हमारी राज्य की सरकार है, दोनों मिलके जो एक बहुत अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। तो इन कार्यक्रमों को लेके भी मार्गदर्शन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम सबको मिला है। अभी क्योंकि कार्यक्रम चल ही रहा है, इस बीच में हमको और चीजें भी और भी कार्यक्रम जोड़ने हैं इसके साथ साथ। लेकिन जो भी कल का और आज का हमारा भ्रमण का कार्यक्रम रहा,
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हम सबका मार्गदर्शन किया और जो उन्होंने उस मार्गदर्शन के जरिए हम लोगों को एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि हमारी जो हम अपने देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सबको कैसे काम करना है, कैसे हमारी योजनाओं को धरातल पर ले जाना है, कैसे हम हमारे संगठन और सरकार को मिलके जनता के बीच में जाके हम इन योजनाओं का विस्तार से उनको जानकारी देनी है जिससे उसका लाभ ले सकें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण रहा, हम सब लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय रहा, बहुत मार्गदर्शन रहा। हम सब लोग अच्छे से काम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है हर एक कार्यकर्ता का मन बड़ा खुश हुआ। तो अभी तक का जो कार्यक्रम था वो मैंने विषय आपके सामने रखा है। तो आपने सुना प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी देते हुए कि किस तरीके से मार्गदर्शन तमाम नेताओं का किया है जेपी नड्डा ने। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने नड्डा की बैठकों की जानकारी दी और बताया कि आज की बैठक का दरअसल एजेंडा क्या था। जेपी नड्डा साफ तौर पर अपने तमाम नेताओं के साथ बातचीत करते हुए उनको ये हिदायत दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि जो भी केंद्र की तरफ से योजनाएं और नीतियां चलाई जा रही हैं, प्रदेश स्तर पर जो नीतियां चलाई जा रही हैं, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए, लोगों को बताया जाए कि किस तरह से लाभ इन योजनाओं का उठाया जा सकता है। हालांकि पहले ये खबर थी कि जेपी नड्डा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद इस प्लान में चेंज हुआ और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो कि प्रदेश की हैं रेखा, उनकी तरफ से प्रेस ब्रीफिंग रखी गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंडल स्तरीय समिति की बैठक भी ली। बैठक में मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के साथ साथ मंडल अध्यक्ष भी मौजूद रहे। मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष एक साथ बैठे। नड्डा ने मंडल समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को पार्टी की अहम कड़ी बताया। तो मंडल समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को पार्टी से कैसे जोड़ा जाए और कैसे उन्हें भरोसा दिलाया जाए कि पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए अवेलेबल रहती है, इस बारे में जेपी नड्डा ने बताया। आपको बता दें कि मंडल स्तर की ये बैठक हुई थी जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। हरिद्वार से अगली खबर है। पंकज लामा की गोली लगने से मौत हो गई है। परिवार के साथ दरअसल पंकज लामा पार्टी कर रहे थे और उस दौरान खुद के ही लाइसेंसी पिस्टल से उनके गले में गोली लग गई। छात्रवृत्ति घोटाले का पंकज लामा ने खुलासा किया था। दुखद हादसा उनके साथ, अपने ही घर वालों के साथ जब वो पार्टी कर रहे थे, उनकी लाइसेंसी पिस्टल से गोली चली और उनके गले में लगी, उनकी मौत हो चुकी है। सुबह लगभग 3 बजे सुमन नगर चौकी पर सूचना मिली कि पंकज लामा नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है गोली चलने की दुर्घटनावश। इस सूचना पर तुरंत जो है पंकज लामा को जो सूचना देने वाले लाए थे अपने साथ गाड़ी में, उनको तुरंत जीडी हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। ऋषिकेश से करंट लगने से युवक की मौत का मामला सामने आया। हीरालाल मार्ग पर युवक को करंट लगा और प्रभु नाम का ये युवक बताया जा रहा है जो गंभीर रूप से करंट लगने से झुलसा। दून अस्पताल उसे ले जाया गया लेकिन दून हॉस्पिटल ने उसे इलाज देने से इनकार कर दिया। एक व्यापारी जब उन्होंने इस शख्स को झुलसे हुए हालत में देखा, सीएम हेल्पलाइन पर गुहार लगाई। लापरवाह सिस्टम की नाकामियां खुलकर अब सामने आ गई है। 16 तारीख को उसके साथ हादसा हुआ था। तत्काल हम लोगों ने पुलिस विभाग को सूचित किया था। पुलिस ने बड़ी सक्रियता से उसे सरकारी हॉस्पिटल भेजा। सरकारी हॉस्पिटल ने केवल टेटनस का टीका लगाकर उसको एम्स के लिए रेफर कर दिया। एम्स ने दून हॉस्पिटल रेफर कर दिया। दून ने कह दिया कि जब तक कोई साथ में तीमारदार नहीं होगा हम इसका कोई इलाज नहीं कर सकते। वो वापस आके उसी ट्रांसफार्मर के नीचे पड़ा रहा और कल बड़े दुख की बात है कि कल वो उसने अंतिम सांस ली, किसी टाइम रात को ली होंगी।
आपने सीएम पोर्टल पे भी शिकायत की थी, क्या मामला पोर्टल पे भी शिकायत की। उन्होंने तत्काल कहा था कि आपके पास स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है। 17 तारीख से आज अभी तक तत्काल पूरा नहीं हुआ। ये बड़े खेद का और हृदय विदारक वो था। कल अपने जीवन में सबसे बड़ा दुख कल हुआ जब उस मृतक लावारिस के रजाई में जो हाथ गल के गिर गया था उसे ढूंढकर डेड बॉडी के साथ हमने रखा। पूर्व स्पीकर अनुसुईया प्रसाद मुखैरी का निधन हो गया है। कोरोना से पीड़ित थे पूर्व स्पीकर अनुसुईया प्रसाद का अस्पताल में इलाज चल रहा था। 2012 से लेकर आपको बता दें कि 2017 तक कांग्रेस सरकार में डिप्टी स्पीकर थे। कर्णप्रयाग सीट से कांग्रेस के विधायक रहे अनुसुईया प्रसाद के निधन से कांग्रेस में शोक की लहर है। कर्णप्रयाग सीट से विधायक रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनुसुईया प्रसाद स्पीकर की भूमिका भी निभा चुके हैं विधानसभा में। दरअसल उन्हें कोरोना हो गया था, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन दुखद ये कि उन्हें नहीं बचाया जा सका। 2020 में ऐसे कई दिग्गज हैं उनकी कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। एक बार फिर ऐसी ही दुखद खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व स्पीकर अनुसुईया प्रसाद का कोरोना से निधन हो गया है। 2012 से लेकर 2017 तक कांग्रेस की सरकार में विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के पद पर थे। कर्णप्रयाग से विधायक रहे हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ी क्षति कांग्रेस के लिए। कांग्रेस नेता सूर्यकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्यकांत जी, दुखद खबर ये है कि अनुसुईया प्रसाद हमारे बीच नहीं रहे। जी, बहुत दुखद है। अनुसुईया प्रसाद मैखुरी जी हमारे सहयोगी और साथी तो थे ही, लेकिन अपने क्षेत्र में जिस प्रकार का उनका शोहरत थी, जिस प्रकार से वो लोकप्रिय थे, बहुत कम समय में पूरे राज्य के राजनीतिक क्षेत्र में उनकी अपनी एक पहचान बनी और लोग उन्हें नेता से ज्यादा एक बहुत जनप्रिय, एक ऐसा व्यक्ति प्रतिनिधि जो हर आदमी से बहुत विनम्रता से, बहुत क्षमता से बात करता हो, जो आजकल बहुत मुश्किल मिलता है। जब ताकत आ जाती है, जब कोई वो डिप्टी स्पीकर रहे, वो बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के चेयरमैन रहे, लेकिन कभी उनसे मिलकर के लगता नहीं था कि वो किसी बड़े पद पे हैं। वो हमेशा बहुत विनम्रता से, सौम्यता से लोगों से मिलते थे। उनका इस प्रकार से चला जाना अचानक बहुत ही दुखद है। सूर्यकांत जी, चूंकि स्पीकर का पद भी संभाला है अनुसुईया प्रसाद ने, तो जाहिर तौर पर आप लोगों की मुलाकात भी सदन के अंदर जाते हुए होती रहती होगी। तो कोई मीठी सी याद अगर आपके मन में आपने संजो के रखी हो और साझा करना चाहिए, किस तरीके से उन्हें याद करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी डिप्टी स्पीकर के रूप में जब वो पीठ में बैठते थे तो जिसको मतलब आप ये समझिए कि जो भी विषय सामने आते थे, पीठ के सामने आते थे, तो बहुत ही शालीनता से, बिना किसी अग्रेशन के, हमेशा हर एक आदमी को मौका देते थे, पूरा मौका देते थे अपनी बात कहने का। और मैंने आपको बताया कि इतने विनम्र थे कि अपने किसी भी जनता के काम के लिए वो किसी के पास चले जाते थे। लोग उनसे कहते थे, साहब आप तो पीठ में हैं, आप डिप्टी स्पीकर हैं, आप फोन करके बुला लीजिए। हमने कई बार उनसे कहा, हमारे दफ्तर जब वो आए, हमने कहा कि आप हमें बुला लिया करें, हम आपके पास आ जाएंगे। लेकिन वो कहते थे, नहीं भाई, ये पद जो है वो परमानेंट नहीं है। हम लोगों का स्वभाव, हम लोगों का व्यवहार, हम लोगों की मित्रता वो परमानेंट है। तो ऐसे व्यक्ति थे, बहुत ही सरल व्यक्ति थे जी। और निश्चित तौर पे पूरे राज्य ने एक बड़ा राजनेता खोया। शुक्रिया सूर्यकांत जी हमसे जुड़ने के लिए और उनके पर्सनैलिटी के बारे में विस्तार से हमें समझाने के लिए, बताने के लिए, जो कि जाहिर तौर पर राजनीतिक रूप से तो हम सब ने देखा है, लेकिन जो कांग्रेस के सदस्य हैं, जो उनके साथ जुड़े रहे हैं, असल में वो निजी जीवन में भी कैसे थे वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। और सूर्यकांत धस्माना जी जिस तरीके से बता रहे थे, बेहद सरल स्वभाव के थे, बहुत डाउन टू अर्थ थे, लोगों से मिलना जुलना उन्हें काफ़ी पसंद था।
धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए ऋषिकेश पहुंचा भगवा फोर्स। भारत के 22 राज्यों में भगवा फोर्स का कार्यक्रम जारी है। त्रिभंकर सेमवाल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही शीशम झाड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जल्दी स्कूलों में धर्म संस्कृति पर प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। संगठन का उद्देश्य धर्म संस्कृति की रक्षा करना। हमारी माताओं बहनों पर जो आघात हो रहे हैं, संस्कृति के ऊपर जो आघात है, हम उसकी रक्षा करने के लिए हम लोगों ने संगठन का किस प्रकार से रक्षा की जाएगी, क्या कार्यक्रम रहेंगे? संगठन रक्षा करने से तात्पर्य है। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।